प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी हैं। 24 मार्च से परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं। आई होप कि आपने पूरी तैयारी कर ली है। आप बस एग्ज़ाम की तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही 24 मार्च से आपको मौका दिया जाएगा, आप अपना बेस्ट कैलिबर शो करके आएंगे, दिखाएंगे। इसी क्रम में मैथमेटिक्स को बूस्ट करते हुए मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हर एक वीडियो में पूरा कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे और बीच बीच में आपके कॉन्सेप्ट जो भी आएंगे या आने वाले हैं उनको क्लियरिफिकेशन होता रहे, ताकि उन क्वेश्चंस पर हो सकता है क्वेश्चंस ना रिपीट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेम कॉन्सेप्ट के कोई दूसरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप आसानी से उनको लगा पाएँ। अब आपके पास बहुत सीमित समय है और इस समय को आप बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तभी एक बेहतर जीत हासिल होगी। आज 10 मार्च का दिन है और 10 मार्च का दिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लड़ने वाली, चुनाव में अपना संघर्ष करने वाली पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। बीजेपी को जीत मिली है, बाकी पार्टियों ने भी अपना बेस्ट शो किया है। तो हम आशा करते हैं कि आदित्यनाथ जी जब फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो फिर से इस उत्तर प्रदेश को और आगे लेकर के चलेंगे, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। हम युवाओं के लिए भी कुछ उनके बेहतर फॉर्मूले होंगे और आप सब जो अब देश को आगे ले चलने के लिए अपने कंधे मजबूत कर रहे हैं, उनके हित में भी कदम उठाए जाएंगे, उठाए गए हैं और भी उठाए जाएंगे। चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर का सवाल है। ये कहता है 3x² + 12x + c के मूल समान है तब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूट या मूल तभी समान होंगे जब b² बराबर क्या हो जाए 4ac। चूंकि यहाँ पर पहले से c है इसलिए मैं इन सबको कैपिटल कर ले रहा हूँ। b² = 4ac। जल्दी से मान रखिए b होता है हमारा x का कोफिशिएंट, x का गुणांक, 12 का स्क्वायर। देखिए बैकग्राउंड में आपको डीजे का साउंड, पटाखों का साउंड बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हर गली गली नुक्कड़ में आज शोर है। लोग जश्न मना रहे हैं जीत का, तो उनको मनाने दें और हम भी अपनी पढ़ाई करते रहें। चलिए 4ac, 4 × 3 × c। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 144 बराबर 12c। यहाँ से हम c बराबर 12 लिख सकते हैं और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं ABC में AB बराबर 5 है। AB 5 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर तथा AC 13 सेंटीमीटर है। तब आपसे कह रहे हैं कि एंगल B का मान बताइए। अब देखिए 5, 12 और 13 देख करके ये लग रहा है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो जल्दी से आप एक समकोण बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। आपसे पूछ रहे हैं कि एंगल B का मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है एंगल B हमारा 90 अंश होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, AC 13 सेंटीमीटर है, ये हो गया। BC हमारा 5 है और AB 12 है। BC 12 और AC 5, AB 5 है ना, इसको हम 5 कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं। देखिए आपने पाइथागोरस त्रिकों के बारे में पढ़ा होगा। पाइथागोरियन त्रिक्स जो हैं, ट्रिप्लेट्स जो हैं, वो ये होते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर यानी आधार और लंब के वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो वहाँ से हमने ये कह लिया। अगला सवाल देख लेते हैं 11 कह रहे sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a, तो ये सिर्फ और सिर्फ a बराबर 0 पर ही पॉसिबल है, a बराबर 0 डिग्री पर ही पॉसिबल है और किसी भी डिग्री पर ये पॉसिबल है ही नहीं। 0 डिग्री पर 30 रखेंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 2 sin 30 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2 और 2 sin 30 यानी कि 2 × 1/2 तो 1 हो जाएगा। तो बराबर किसी पर भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ 0 पर होना है।
अगले सवाल में कहते हैं 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। 2 से 12 तक की संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे। 2 के बाद जो हमको पहली विषम संख्या मिलेगी वो मिलेगी 3, ऐसे दूसरी संख्या मिलने वाली है 5, ऐसे ही हमको चलते चलते 11 तक की विषम संख्याएं मिलेंगी। अब हमें निकालना पड़ेगा कि ये हैं कितनी। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है L = A + n-1 × D। जब आपको अंतिम पद दिया हो तो n पदों की संख्या निकालने के लिए आप रखेंगे 11, A हमारा 3 हो जाएगा, n हमें निकालना है, और देखिए सब में अंतर 2-2 का है। ठीक है, तो देखिए 11 में से 3 घट जाएगा, इधर बचेगा 2, ये बचेगा 11 में से 3 जाएंगे तो 8। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 2 से कट जाएगा 4 आएगा और n बराबर आपको दे देगा 5। अब n बराबर 5 आए तो आपको समांतर माध्य पूछ रहे हैं, तो आपको पता है कि समांतर माध्य क्या होता है, सम यानी कि सारे अंकों का योग और अंकों की संख्या। तो देखिए पदों का योग क्या हो जाएगा, देखिए n/2 होता है यानी कि 5/2, 2a की जगह पर आप रखेंगे 3, n-1 5 - 1 और d की जगह पर 2 अपॉन में पदों की संख्या कितनी है, 5 है, ये यहाँ रख देंगे आप। आठ बटे 5, 5 से 5 कट जाएगा और ये हो जाएगा 14/2, 7 आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। ये विषम संख्याएं हैं, 14/2 यानी कि 7। अगला सवाल ले लेते हैं, 1 नंबर का सवाल है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं। तो देखिए सभी वर्ग समान होते हैं और सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग जो होते हैं वो समान होते हैं और सर्वांग सम। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं समान, सर्वांग सम, एक व दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी वर्ग सर्वांग सम हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट, उनके सारी की सारी भुजाएं बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन समान सारे होते हैं। समान का मतलब सब में चारों भुजाओं का बराबर होना आवश्यक है और चारों कोणों का 90 अंश होना आवश्यक है, तो इसलिए समान होगा, बाकी की चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं, कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 मान लिया P है और Q है -2, 9। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से सम दूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए कह रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो आपको पता है कि एक्स अक्ष पर y क्या होता है 0, तो x, 0 हो जाएंगे उस बिंदु के निर्देशांक। अब x का मान हमको निकालना है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ से बताऊं तो 2, -5 कौन से उसमें आएगा आपका, कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो देखिए
2, -5 यानी कि x माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पर कहीं मान लीजिए मिल जाएगा हमको p। q है -2, 9 यानी x -2 है और y 9 है। एक मिनट रुकिएगा, ये 2, -5 है ना, तो ये 2 है और ये 5, तो यानी कि इधर कहीं होगा p, और q है हमारा -2, 9 यानी यहाँ कहीं होगा। मैं ऐसा बना लेता हूँ, x अक्ष पर यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा, तो हमें ये कह रहे हैं कि ये दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। तो आप क्या लिखोगे, देखिए दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, इनके बीच में मान लीजिए a है x, 0, तो जो दूरी p की a से होगी वही a की q से होगी, तो आप लिखेंगे PA बराबर AQ। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है √2 - x का होल स्क्वायर प्लस बराबर में x - +2 का स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। चलिए इसको आप लिखने वाले हैं 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -25 प्लस 25 x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81, दोनों साइड से रूट हट जाएंगे। 2 - x का होल स्क्वायर बनेगा x² + 4 - 4x, यहाँ से x² + 4 + 4x और प्लस का 81। देखिए x² कट जाएगा, 4 कट जाएगा, ये आकर के जुड़ जाएगा तो ये बनेगा 8x और ये जाकर के घट जाएगा 25 और 6 31 और 50, तो 8x बराबर 56 आ गया, तो x बराबर 7 आ गया। अतः निर्देशांक क्या होंगे, इसका मैं उत्तर यहाँ लिख दे रहा हूँ, उत्तर हो जाएगा आपका 7,0। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, आप जब लगाएंगे तो ये जल्दी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं x - 1/x को हल करिए। ये आपको हल करना है। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बनेगा x² - 1/x बराबर 0। इसको आप लिखेंगे x² - 1 बराबर 0। इसको आप लिखेंगे x - 1 एक ब्रैकेट में, x + 1 एक ब्रैकेट में। इसको आप लिखेंगे x बराबर 1 और -1। ये दो मान आपको x के मिल जाएंगे। इसी तरीके से दूसरे का खा देख लीजिए। cot 64 डिग्री देखिए, cot 64 को लिख सकते हैं आप cot 90 - 26 डिग्री। और आपको पता है कि tan 90 - थीटा cot थीटा, तो cot 90 - थीटा tan थीटा काट के 1 दे देगा, तो आपको उत्तर क्या मिल जाएगा 1। चलिए गा देख लेते हैं इसका।
ग क्या कहता है? ग कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात 4:9 है। मान लीजिए कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात चार अनुपात नौ, तो उनके वर्गों का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हमको पता है क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 4² यानी दोनों का वर्ग हो जाता है। ये आपने प्रमेय पढ़ी है। तो 16:81 और यही आपका उत्तर हो जाएगा ग का। चलिए घ देख लेते हैं। घ कह रहे हैं 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। समांतर माध्य आपको दिया हुआ है। व्यक्तियों की संख्या है 10। तो उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे आप इसी में 10 से गुणा कर दीजिए, बस ये उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया घ। उसके बाद ये खत्म। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का क। 3 का क। करें समीकरण x³ - 7x + 12 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, यह आपको ज्ञात करना है। x² - 7x + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। देखिए x² - 7x + 12 = 0। यहाँ से आप लिखेंगे 12 के 2 गुणनखंड करिए, जिसमें एक आपको 2 ऐसे मिले कि आपको सम या घटाना, जोड़ या घटाना 7 आ जाए। तो ऐसा करेंगे तो क्या आएगा? x² - का 4x - का 3x और प्लस का 12 बराबर में 0। देखिए x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x - 4, -3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा x - 4 बराबर में 0। x - 4 x - 3 बराबर 0। एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे बीटा, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 4, बीटा बराबर आ जाएगा 3। अब आपसे कह रहे हैं इनके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो लिखेंगे अतः 1/α + 1/बीटा मूलों के व्युत्क्रम का योगफल। तो मूलों के व्युत्क्रम ये हैं 1/α + 1/बीटा बराबर 1/4 + 1/3 और ये हो जाएगा 7/12 और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ख देख लेते हैं। ख कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का HCF निकालना है, का महत्तम समापवर्तक। विधि कहे हैं अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए 96 को आप जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 48, फिर 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6 और फिर 2 3 और फिर 3 1। 404 का जब आप करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2 102 2 101। अब 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 एकम 7 से भी नहीं कटने वाला है, 11 भी नहीं काट पाएगा इसको, 11 9 99,
11 काट सकता है ना, 11 नवा 99 और 100, 101। कैसे कटेगा? 2 आएगा। 13, 17, 19 ऐसा कोई नंबर नहीं काट पाएगा, तो इनका ऐसे हो जाएगा 4। ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लूँ। अब ये केवल 101 से ही कटने वाला है, तो आप क्या लिखेंगे? HCF, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, ये आपका हल हो गया। ऐसे ही कह रहे हैं ग में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए, अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको इसका एक चित्र बनाऊं शंकु का, देखिए कुछ ऐसा बनेगा। इसकी ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये दे दिया आपको 13.5 सेंटीमीटर। आधार का व्यास दे दिया 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी। और आपसे पूछ रहे हैं इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे आप संपूर्ण पृष्ठ बराबर, देखिए ये होता है πr_l और प्लस नीचे का वृत्तीय क्षेत्रफल यानी कि πr²। दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा l+r। आपको ये l का मान दिया है 13.5। 22/7 आपको लेना है पाई का इन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है, तो 22/7 लेना उचित रहेगा। r देखिए 21/2 व्यास है, तो 21 व्यास है तो 21/2 त्रिज्या हो जाएगी। l कह रहे हैं 13.5 और r होगा 21/2 यानी कि 10.5। ठीक है, मैंने इसलिए रखा कि जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए 7 से काट देंगे तो 3 कट जाएगा, इसको काट देंगे 11 हो जाएगा। 11 × 3 और 13 और 10 23 और 1 24, तो 24 या 72 × 11 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 11 दूनी 22 और 11 से 72 79 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिए। चलिए अगला सवाल लगा लेते हैं। कह रहे हैं एक चित्र बनाया गया है, ग नहीं है ये घ है। कहा देखेंगे आप, एक चित्र बनाया गया है
ऐसे। कह रहे हैं चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, ये दिया है। और एंगल पी एस टी बराबर पी आर क्यू, और एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देख लेते हैं। हमको दिया है पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर। मैं क्या करूँगा, मैं इसको उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल ले लूँगा। देखिए एस क्यू अपॉन पी एस बराबर टी आर अपॉन पी टी, और मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। देखिए तो मेरे पास आ जाएगा पी एस प्लस एस क्यू अपॉन पी एस, पी टी प्लस टी आर अपॉन पी टी। ये हो जाएगा पी एस और एस क्यू हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी एस, बराबर में हो जाएगा पी आर अपॉन पी टी। और मैं फिर से उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा पी एस अपॉन पी क्यू बराबर पी टी अपॉन पी आर। और आपको पता है कि किन्हीं भी दो त्रिभुज में अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों समरूप त्रिभुज होते हैं। और एंगल पी दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है या समान है, लिख लेंगे उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, तब त्रिभुज पी एस टी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। और कारण क्या रहेगा, साइड एंगल साइड, ये सिमिलर हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और जैसे ये दोनों समरूप होंगे इनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि एंगल पी एस टी बराबर हो जाएगा कोण पी क्यू आर के, और एंगल पी टी एस बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और आपको पता है इसका मतलब क्या होगा, देखिए एंगल पी एस टी बराबर दिया है एंगल पी आर क्यू, तो आप लिख सकते हैं कि गिवन, चूंकि, या लिख लो यहाँ पर, चूंकि एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू कैसे ये दिया है, अतः यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। और आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर हैं तो वो क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये प्रूफ हो गया आपका घ वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चार का क कह रहा है यदि cos a बराबर √3/2 तब आपसे पूछ रहा है sin 2a का मान क्या होगा, तब sin 2a का मान क्या होगा। तुरंत ऐसे सवालों में आप क्या बनाया करें, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और देखिए यहाँ पर रख लें आप A, B और C, ठीक है। अब देखिए
कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा √3 हो गया, कर्ण हो गया 2। क्या आप बता सकते हैं पाइथागोरियन प्रॉपर्टी से कि ये कितना होगा? तो 2 के स्क्वायर से √3 के स्क्वायर को कम करेंगे तो यानी कि 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो यहाँ से साइन ए कितना बनेगा? साइन ए आपका बन जाएगा 1/2 लंब बटे कर्ण, और ये होता है ए बराबर 30 अंश, क्योंकि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 2a पूछ रहा है, अतः साइन 2a बराबर साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ख देखते हैं। ख कह रहे हैं दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ख 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करेंगे आप? देखिए, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, हमने उल्टा मान लिया, तब 3√2 को हम p/q लिख सकते हैं, जहाँ p व q सहभाज्य है। सहभाज्य यानी को प्राइम्स होती हैं। ठीक है, p और q, p एंड q को प्राइम्स हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? √2 बराबर p/3q, मैं मान लूँ कि p/r हो जाएगा, और ये क्या है? √2। तो यह एक विरोधाभास है, क्योंकि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी अवधारणा गलत है। तथा 3√2 एक अपरिमेय है। बस इतना ही लिखना है आपको, और आपको फ्री के नंबर मिल जाएंगे। चलिए ग लिखते हैं। ग कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ग लगा लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है A, B और C, प्रत्येक की भुजा 2a है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष लंब होता है वही उस पर माध्यिका का काम करता है। तो देखिए ये इतनी दूरी आपके पास A हो जाएगी, इतनी दूरी ये A हो जाएगी, ये आपके पास 2a है, ये हम मान लेते हैं m है। तो लिखेंगे इन या त्रिभुज AMC में क्या हो जाएगा? AM² बराबर AC² माइनस MC²। आया कहाँ से? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस की प्रमेय से। चलिए यहाँ से आप लिखेंगे AC का मतलब 4a² माइनस a² बराबर 3a², इधर चला AM², तो AM बराबर 3a अंडर रूट में रहेगा 3 और a बाहर रहेगा,
अतः प्रत्येक शीर्ष की लंबाई शीर्ष लंब की लंबाई √3 ये होगी। ये हो गया आपका ग वाला खंड। घ कहता है कि रचना कीजिए। रचना आपको आती है, रचना मैं नहीं बता रहा हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो पूर्णांक जिनके का योग 365। चलिए हल लगाते हैं। दो क्रमागत पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का धनात्मक पूर्णांक हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। माना दो क्रमागत पूर्णांक x व x+1 हैं, तब क्या होगा? x² + x+1² बराबर 365। यहाँ से x² + x² + 1 + 2x बराबर 365। यहाँ से देखिए x² + x² बनेगा 2x² + 2x और इनको भी इधर खींच लाएंगे तो आ जाएगा 364 बराबर में 0। यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लगेंगे तो x² + x - 182 बराबर 0, 182। अब 182 के आपके 2 गुणनखंड होने हैं जिनका जोड़ या घटाना 1 देगा, और जोड़ तो देगा ही नहीं, घटाना ही देगा, और जिनका गुणा 182 देगा। चलिए ऐसा करने के लिए हम तुरंत 182 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से काटेंगे तो 9 1 आएगा, 13 से काटेंगे तो 13, तो 7 से काटेंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। 13 से 13 13 से 91, तो 7 दूनी 14 और 13 का गुणा हो जाएगा। 13 और 14 क्या लिखेंगे आप? x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया, x+14 आया, -13 कॉमन लिया, फिर से x+14 आया बराबर 0। यहाँ से x+14 दोनों से कॉमन आएगा और x - 13 दोनों से कॉमन आएगा बराबर 0। यहाँ से x - 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 13 आ जाएगा। क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है इसलिए हम x+14 को छोड़ देंगे। x बराबर 13, अतः पूर्णांक क्या हो जाएंगे? अतः पूर्णांक हो जाएंगे आपके पास 13 व 14 होंगे, और यही आपका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए ख देख लेते हैं। ख कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, -1,7 और Q मान लीजिए दिया हुआ है आपको 4,-3। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के हमको अनुपात दिए गए हैं, और m/n ऐसे लिख लें हम, m/n ये कह रहे हैं 2:3।
2:3 या 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। अब आप कैसे निकालेंगे उसके निर्देशांक? तो आपको पता है कि मध्य बिंदु या उस बिंदु के निर्देशांक माना उस बिंदु के निर्देशांक x, y है, तब x बराबर क्या होगा? आपने पढ़ा है x1 y1 x2 y2, तो mx1 होता है, mx2 होता है, तो 2 और x2 हो जाएगा हमारा 4 प्लस nx1, तो n होता है हमारा 3 और x1 है माइनस का 1, 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन 2 + 3, ये मिलेगा 8 में से 3 गए 5/5 यानी कि 5/5 यानी कि 1 x का मान आ गया। ऐसे ही y रखेंगे 7 × 3 और प्लस 4 × 2 बटे 3 + 2 या 2 + 3, 4 दूनी 8 और 7 तियाँ 21 और बटे में 5, तो ये हो जाएगा 29/5 और ये आपका दूसरे का उत्तर हो। 1 मिनट, ये 4 ना हो करके -3 होगा, तो -6 और +7, इक्कीस में से 6 गए तो 15/5, ये 3 आ जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक अतः x, y बराबर क्या लिख लोगे आप? 1,3 और यही अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। ख, 5वें का ख हो गया। 5वें का ग